नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस मेरे क्लास को, ये आपके लिए पार्ट 1 है प्रस्तावना या उद्देशिका के जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है भैया वो। तो भैया और उनकी दीदियों थोड़ा ध्यान से देख के अच्छे से सोच समझ के प्रश्नों के उत्तर देना, क्योंकि ये प्रश्न जो भी मैंने आपके लिए लाया है ये बहुत ही स्टैंडर्ड हैं। मैंने अपने क्लास में आपको बहुत सारे इनसे जुड़े हुए पॉइंट बताया है। प्रस्तावना से संबंधित मैंने क्लास लिया है जो एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज आप अपनी क्षमता और लोकल लैंग्वेज में औकात नापने के लिए तैयार हो जाएं। मैं थोड़ी सी बदतमीज़ी कर रहा हूं क्योंकि मैं आज प्रश्न पूछ रहा हूं और ये आप लोग के लिए बदतमीज़ी ही है, लेकिन मैं करूंगा आज, आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैंने प्रस्तावना लगभग 7 दिन पहले पढ़ा दिया है और जो भी स्टूडेंट उसको देखे हैं वो अपनी पूरी क्षमता से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इसलिए आप तैयार हों। और 20 क्वेश्चन आपके लिए मैंने लाया है। ये 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन 19 क्वेश्चन आपके लिए स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है। और कृपया करके वो स्टूडेंट या वो छात्र छात्राएं जो हमेशा प्रश्नों को तराजू पर ना तौल के चलते हैं कि ये वाला टफ़ है, ये वाला इजी है, ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता है, वो कृपया यहाँ से जाता है। मतलब इस तरह के लोग यहाँ इस चैनल पे न रहें। सभी तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा अगर आपको सफलता पानी है तो। इस तरह के लोगों से आप बचें। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया भैया और उनकी दीदियों, इसलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 एक्सप्लेन भी मैं साथ में करता चलूँगा और आपको याद भी दिलाऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें मैंने बताई हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है आपसे इस प्रश्न में। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जो है उसका अर्थ आपको बताना है। ए, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। बी, एकेश्वरवाद। सी, बहुदेववाद। डी, सभी धर्मों की अस्वीकृति। ध्यान से दोस्तों देखें, इस क्वेश्चन में सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता जो है ये आपका उत्तर सही है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात बाकी ऑप्शन के लिए, केवल और केवल आपको ये कंफ्यूज करने के लिए एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्म की अस्वीकृति, इन सभी चीज़ों से, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद इन दोनों से पॉलिटी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, सबसे पहले मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक राज्य है, ये आपको थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन संविधान में देश को, राष्ट्र को राज्य कहा गया है। अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप भी पढ़े होंगे। और अपनी इन सभी ज्ञानेंद्रियों को, कॉमन सेंस को, ज्ञान चक्षु को खोल के देखिए भैया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब राज्य का मतलब भारत देश से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में इसका परिभाषा दिया हुआ है, राज्य किसे कहेंगे। इन सभी चीज़ को जोड़ के, इन सभी चीज़ को, पॉइंट को समझते हुए आगे एक प्रश्न करिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ऑप्शन ए है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, फिर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी आप इसका सही उत्तर मानेंगे। ऑप्शन डी ये वाला आपका सही उत्तर है। इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन को देखें, ये क्वेश्चन IAS 2013 का है जी, IAS 2013 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ये जो ऑप्शन है बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप समझ के चलिएगा। किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब आपको बताना है इस प्रश्न में। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य,
अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य और जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो या न हो, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र का अर्थ बताना है आपको। तो देखिए, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राज्य कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं है। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं न हो उसे कहते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। और हमारा देश गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश है, गणतंत्र राष्ट्र है। इसमें आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो, यानी डी इसका होगा सही उत्तर। डी के बाद अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मस्ती के साथ पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूँ, कोई टेंशन ना लीजिए। अभी मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा प्रश्न मेरे बहुत ही ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा हाई है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और मस्ती के साथ पढ़िए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यू लोग ज़बरदस्ती जिंदा है। क्वेश्चन नंबर 4, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए, कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारे हम लोग देखते हैं, स्कीम्स आती हैं, नीति आती हैं, नीति आयोग का गठन किया गया है। इन सभी से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं वो अधिकतम संख्या का जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, मतलब प्रबंध करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। संविधान को लागू करने की तिथि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको इसका ऑप्शन क्लियर करके बताता हूँ तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करने की तिथि। अब मैं इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, मतलब क्या नहीं मिलता है। तो संविधान का स्रोत, देखिए ये तो पता चलता है कि संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान का स्रोत। दूसरा, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म करने की तिथि। प्रस्तावना में आप अंत में पढ़ेंगे कि संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 रखा हुआ है। शासन के ध्येयों का विवरण, शासन कैसे सरकार करेगी, समाजवादी व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, किस प्रकार के न्याय मिलेंगे वो भी है। संविधान को लागू करने की तिथि भी तो है, तो इस चारों में से कौन सा होगा। तो भैया मेरे, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करने की तिथि है, उस तिथि को आप संविधान को लागू करने की तिथि ना समझे, इसलिए ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, जिसको कि समझना थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा था। ऑप्शन ए ठीक है। 5वें का 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, मतलब जो संशोधन किया गया था वो किस अधिनियम में किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो मुझे लग रहा था कि कोई है जिसे बहुत सारा उसका पल्स रेट नीचे गिर गया हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, 5 क्वेश्चन देखने के बाद, वो ये क्वेश्चन देखकर ऑक्सीजन ले सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये प्रश्न आसान था, इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये ना सोचें कि आप बहुत ही अच्छा कर लिए। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। देखो भैया, गणतंत्र का मतलब पहले ही समझ चुके हैं, समाजवाद का मतलब आप पॉलिटी के मेरे सेक्शन में जाकर प्रस्तावना वाला चैप्टर, प्रस्तावना वाला पार्ट पढ़ लीजिए। प्रजातंत्र आपको तो पता ही है। पंथ निरपेक्षता, ये आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप अच्छे तरीके से प्रस्तावना क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल में प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है, इसका मतलब प्रजातंत्र व्यवस्था कहलाती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है।
मतलब उद्देशिका में जिसका वर्णन नहीं है वो आपको बताना है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण तो हमें नहीं दिखा, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा मत देखिए, कहीं नहीं दिखेगा। प्रभुत्व संपन्न भी है और डी लोक कल्याण नहीं है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा, लोक कल्याण। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद लगा लीजिएगा, कुछ काम आप खुद से भी करिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। राधा जी का याद आ रहा था, अच्छा ठीक। राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 9, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये सीधे संबंधित है गणराज्य से। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ये आपके आज़ादी से और आपके स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। अपना लिखित संविधान है, ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का लिखित संविधान है, उससे संबंधित है। और आपकी संसदीय प्रणाली है, ये आपकी विधायिका से संबंधित है। तो राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये गणराज्य से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो भारत को एक गणराज्य इसी रूप से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। देखिए, प्रथम निर्वाचित सरकार से पहले संविधान का गठन हो चुका था। 1950 में संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल्स लागू किए गए थे एम लक्ष्मीकांत के अनुसार। 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, ये याद रखिएगा। तो प्रथम निर्वाचित सरकार से पहले संविधान लागू हो चुका है। तो संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया जब सरकार ही नहीं बना था? तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया। भारत की संसद, क्वेश्चन बी में आपका ये ऑप्शन है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया जब सरकार बनी, संसद बना। भारत की जनता पहले से थी भैया और आज भी है और बढ़ भी रही है। आबादी के लिए हम लोग को कानून लाना पड़ रहा है और संविधान सभा भी पहले से था। तो ए और डी में आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन आप ए और डी में सोच सकते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन भारत की जनता के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था, क्योंकि अंत में आप प्रस्तावना में पढ़ेंगे भारत की जनता को हम अंगीकृत आत्मकृत करते हैं। तो भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? थोड़ा सा गलती यहाँ पे हो गया है, सर्वोच्चता मैंने लिख दिया था, सब कुछ मैं बता दूँ आपको, सर्वोच्चता लिख दिया था, लेकिन सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना में वर्णित जनता में, आप चाहें तो इसे जनता में भी समझ सकते हैं, प्रस्तावना में वर्णित हटा सकते हैं, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो देखिए, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता न संसद में, न राष्ट्रपति में, न मतदाता में, जनता में, प्रस्तावना में वर्णित जनता में निहित है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? क्वेश्चन नंबर 12, कौन से साल, कौन सा वर्ष था वो जब प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत बना? ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम लोग खुद में सक्षम हैं सभी प्रकार की नीतियां बनाने के लिए, सभी प्रकार के वार्तालाप दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करने के लिए। हमें किसी भी तीसरे पक्ष का मीडिएटर, मध्यस्थता के रूप में किसी और देश के औपनिवेशिक रूप को अपनाने की आवश्यकता न हो, उस राष्ट्र को प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जो अपने मर्जी का मालिक हो, सीधा आप समझ सकें, अपने द्वारा अपने लोगों के लिए नीतियाँ बनाए, किसी दूसरे राष्ट्र से उसे पूछने की ज़रूरत न हो। तो इसमें हम प्रभुत्व संपन्न हैं। किसी के मन में अगर संदेह हो तो आप इसे निकाल दीजिए। प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये आपको पकड़ना है। प्रजातांत्रिक का मतलब चुनी हुई सरकार, या प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब जब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो किस वर्ष लागू किया गया? 1950 में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? फिर से यह ऑक्सीजन पल्स आपका बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कूदने लगे होंगे, मुझे पता है, मैं देख भी रहा हूँ, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग कूद रहे हैं।
भैया अगर सफलता पाना है तो कूदो मत, सो मत, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि प्रस्तावना के ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार किया गया है, मात्र एक बार, सुन लो कान खोल के, एक बार किया गया है। उसके बाद अभी तक ऐसी स्थिति भैया और उनके दीदियों नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भैया एक बार संशोधन हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसको आप याद कर लीजिए, 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। इसमें ज़्यादा आपको पूछने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, जो सोच रहे होंगे कि सर तो इतना सीरियस क्लास लेते हैं, आज इतना क्यों, थोड़ा सा मतलब, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर की बात कर रहा हूँ, तो केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न आपको एकदम जाग के और होशो हवास में और बिना फोर्स के अच्छे से करना है, तभी मेरा प्रयास और आपका प्रयास सफलता में बदल पाएगा। आप जब सफल तो मैं सफल। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VIP जो लिखना हो लिख सकते हैं। मार्कर से इसको आप चाहें तो मार्क कर लीजिए, जैसे भी पेंट कर लीजिए, लेकिन इसको ध्यान से देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। मैंने बताया है आपको प्रस्तावना के क्लास में कि जो आपके 3-4 पॉइंट दिए हैं उसी को आगे पीछे करके पूछेगा। मैंने चिल्ला के पढ़ाया है, इसलिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी ऑप्शन आपका है इसमें। सी है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। डी है आपका सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। डी में आप सर्वसत्ताधारी हटाएं और केवल देखें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शेड्यूल से दिया हुआ है प्रस्तावना में, बाकी सब विक्रम आपका गलत है। देख लीजिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य डी में है, समाजवादी ऊपर दिया हुआ है, लोकतंत्रात्मक पहले आ गया बी में, उसके ऊपर देखिए लोकतंत्रात्मक पहले दे दिया है, तो लोकतांत्रिक नहीं है, पहले समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक है और अंत में गणराज्य है। ये 4 शेड्यूल आप अच्छे से याद कर लीजिए। सर्वसत्ताधारी केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन 15 का ऑप्शन डी सही है, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? कहाँ से अधिकार प्राप्त होता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत मतलब अधिकार से, मतलब संविधान को स्रोत कहाँ से, संविधान का स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं, ठीक है। भारत के लोग, भारत के लोगों के लिए संविधान को बनाया गया, तो भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका 16 का सही है, 16 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रस्तावना के विचारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ये आप क्वेश्चन बहुत जगह खोजिएगा, कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगा, मिल सकता है लेकिन कम इसकी संख्या होगी, बहुत जगह मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना के विचार को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो भैया अमेरिका से आपने लिया है प्रस्तावना। ये आपको कौन पढ़ाता है इसको ज़रा देख लीजिएगा, क्यों लिया है? क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान अमेरिका का है। आगे चलिए, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किनका है? जब संविधान बना था तो कुछ लोग खुश होकर कुछ बातें बोल दिए थे, उन बातों को कथन कह के आपको दे दिया गया है, याद करने का जिम्मेदारी आप ही का ठेका है, आप ही याद करिए, आपकी जिम्मेदारी है कि किसने प्रस्तावना को पढ़ के क्या क्या बोला था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात पूछी जा रही है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये उनमें से कौन आदमी था जिसने कहा?
के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पकड़ लो भैया, यही है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, लंबी बातें कौन कर रहा है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद कर लो, जेठालाल अय्यर। संविधान की प्रस्तावना, दीर्घकालिक सपनों का विचार। जब जब जेठालाल सपना देखे तो अय्यर आके तोड़ दे, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आपको प्रस्तावना अगर याद है, देखो भैया इस प्रश्न में क्या है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आपको पूरी प्रस्तावना याद है तब तो आप इजीली कर लोगे, और नहीं स्पेशली आप इस तरह के प्रश्न को किए रहो जो कितनी बार आया है, कितने शब्द कितनी जगह पे दोहराया गया है, ये सब पूछे तो रट्टा मारे हो तभी कर पाओगे। इसलिए प्रस्तावना पढ़ लो। बहुत सारे फालतू चीज़ों को याद करके बैठे हुए हो, हमको सब पता है। बहुत सारे लेटर्स एंड बहुत सारे पत्रों की जानकारी आज भी आपके दिमाग में छपी हुई है। एक बार प्रस्तावना याद कर लो, प्रस्तावना पूरी तरह से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सी सही है। कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको उत्तर बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, और आप इसको खोज के मुझे बताएंगे। 2, 3, 1, 4, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब देखिए और मुझे कमेंट में करिए। क्वेश्चन 1 तो आपको कम से कम मुझे कमेंट में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप लोग देंगे। मैं समझ रहा हूँ मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज मूड में हूँ, बदतमीजी मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? ये आपको बताना है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें दिखता है, प्रदर्शित होता है, प्रतिबिंबित होता है? पॉलिटी शब्दों का खेल है, पॉलिटी इज अ गेम ऑफ वर्ड। इस बात को याद रखिएगा। प्रतिबिंबित मतलब दिखता है, तो हम उद्देशिका कर रहे हैं तो उद्देशिका ही होगा। सजे तो ठेका लेकर बैठे हैं, उद्देशिका का ही क्वेश्चन पूछना है। तो ठीक है भैया, आज ना जिस दिन मिक्सचर लूँगा उस दिन समझ में आएगा। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से उद्देशिका में प्रदर्शित, प्रतिबिंबित या दिखता है। ठीक है, इसके साथ आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट डे हम आज तो 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, नेक्स्ट डे हम आपको 30 क्वेश्चन देंगे, 30 क्वेश्चन, लेकिन प्रस्तावना से संबंधित होगा या मूल अधिकार से, ये हम कल इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो आप प्रस्तावना फिर से पढ़ लीजिएगा, सरप्राइज़ था आपके लिए। फिर से पढ़ के आइएगा। 30 क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा, न टफ न इजी। टफ और इजी कुछ नहीं होता, अगर आपको आता है तो सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान है, और नहीं आता है तो सब टफ है। तो आप एक बार प्रस्तावना को अपने स्रोत से भी पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने वीडियो डाले हैं अगर वो आपको अच्छे लगते हैं, आपको सही समझ में आया तो उसको भी पढ़िएगा, अदरवाइज़ अपने स्रोत से कहीं से भी पढ़ लीजिएगा प्रस्तावना। और मूल अधिकार भी आपको पढ़ना है, मूल अधिकार भी पढ़ लीजिएगा। फिर से सरप्राइज कल आपके लिए रहेगा, लेकिन 30 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि।